शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी में आज साइंस से रिलेटेड हम न्यूज़ देखने वाले हैं, क्योंकि हिमालय वाला जो रीजन है वहाँ पर सांप का एक जीवाश्म पाया गया है जो बताया जा रहा है बहुत ही पुराना है। यहाँ पर एक वर्ड की यूज़ किया गया है मोलासे। ठीक है, मोलासे का मतलब होता है सैंडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमीरेट्स। ये तीन चीज़ें मिलाकर के बनाती हैं मोलासिस। मतलब कि सेल का एक प्रकार है और ये सेल भी ऐसा ही कि टूट टूट के एक जगह पर जमा हो गया है। दैट फॉर्म एज टेरेस्ट्रियल और शैलो मैरीन डिपॉजिट इन फ्रंट ऑफ राइजिंग माउंटेन चेन। न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो बताया जा रहा है वैज्ञानिक लोगों ने एक रिपोर्टिंग की है, ठीक है, फॉसिल की। ये फॉसिल है मेडसॉइड स्नैक की। मेडसॉइड स्नैक, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए आप इसके नाम को, मेडसॉइड स्नैक ये नाम इसका रखा गया है। फ्रॉम द मोलासी डिपॉजिट ऑफ लद्दाख हिमालय। लद्दाख वाले हिमालयन रीजन में ये डिपॉजिट देखने को मिला है इसके फॉसिल्स का। फॉसिल जिसको हम हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, बहुत साल पहले, लाखों साल, करोड़ों साल पहले भी कह सकते हैं, या फिर हजारों साल पहले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष पत्थरों में दब जाते हैं, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और वो बनाते हैं फिर जीवाश्म। उनके ही जो अवशेष हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं। तो जितना पुराना हम सोचे थे कि ये अभी अभी का है, लेकिन वो बहुत पुराना जीवाश्म है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। मेडसॉइड इज एन एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ मीडियम साइज टू गिगांटिक स्नैक। इसका साइज कैसा है? मीडियम साइज वाली ये प्रजाति होती है। लगभग एक्सटिंक्ट ग्रुप की कैटेगरी में ये सांप आता है। फर्स्टली अपीयर ड्यूरिंग द लेट Cretaceous and mostly disturbed in the Gondwana land masses. Although their Cenozoic record is extremely scarce. और यदि इसके Cenozoic रिकॉर्ड की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्केयर है, मतलब रेयर कहना चाहिए। इसके पहले Cretaceous and mostly disturbed in Gondwana landmass। बताया जा रहा है जो गोंडवाना वाला जो लैंडमास एरिया है वहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है। जीवाश्म के रिकॉर्ड की यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जीवाश्म का रिकॉर्ड है। इसको छोड़ दें तो अधिकांश गोंडवान महाद्वीपों में पेलोजन के मध्यकाल में ये पूरा समूह गायब हो गया, जहाँ ये प्लीस्टोसिन के अंत तक अपने अंतिम ज्ञात समूह वोनाम्बी के साथ जीवित रहा। टाइम पीरियड यहाँ पर बताया जा रहा है सेनोजोइक युग में तीसरे युग का हिस्सा। और हाल में यदि बात करें तो 3.37 से लेकर 2.38 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर लद्दाख हिमालय के सिरे के निक्षेप से मेडोसोइडे सांप का पता चलने के बारे में जानकारी दी गई है। नॉर्थ अमेरिका में यदि हम प्रमुख पठारों को देखें, उनके मैप को देखें, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर पठार को इंडिकेट करता है। इसी एरिया में 3 पठार हैं, कोलोराडो का पठार, एडवार्ड का पठार, ओजार्क पठार, और पूर्व की तरफ यदि हम जाएंगे लॉरेंटिन्स प्लेटू पड़ता है। पूर्व की तरफ है लॉरेंटियन प्लेटू, और वहीं पश्चिम और साउथ की तरफ जाएंगे तो कोलोराडो का पठार, ओजार्क का पठार पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो, और एकदम साउथ की तरफ जाएंगे तो एडवार्ड्स प्लेटू पड़ता है। आज हम बात करेंगे कोलोराडो पठार के बारे में। कहाँ कहाँ पर इसका फैलाव इसको देख लेते हैं हम। तो ये पड़ जाता है उताह में,
एरिज़ोना में और न्यू मैक्सिको, 3 जगह में इसका फैलाव है या फिर 3 देशों में इसका फैलाव है। सबसे पहले हमने देख लिया इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको डिवाइड करती है कोलोराडो रिवर और ग्रैंड कैनियन। इट इज़ डिवाइडेड बाय द कोलोराडो रिवर एंड ग्रैंड कैनियन। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू इन अमेरिका। अमेरिका का ये लार्जेस्ट प्लेटू है। ये कवर करता है 3,37,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को। इट्स हाईएस्ट एलिवेशन इज़ अबाउट 2450 मीटर अबव द सी लेवल। दिस प्लेटू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर मोंटेने प्लेटू। ये प्लेटू एग्जाम्पल है इंटर मोंटेने प्लेटू का। मीसास एंड बटर्स आर फाउंड हेयर एट मैनी प्लेसेस। मीसास और बट्टेस यहाँ पर पाई जाती हैं कई सारे हिस्सों। जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं मीसास और बट्टे, ये लैंड फॉर्म का एक एग्जाम्पल होता है, मतलब उच्चावच या फिर भू संरचना जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हम पर्वत पठार मैदान बोलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से होता है बट और मी से। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेटू कौन सा है, कैनियन किसको बोल देंगे, रेजिस्टेंस रॉक लेयर किसको बोलते हैं। तो कैनियन क्या है, पठार के बीच में इस प्रकार से यदि कोई गैप बन जाता है तो वहाँ पर एक घाटी बनती, कैनियन जिसको बोलते हैं। वहीं पर थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा जो एरिया है वो बट है, और यदि उससे बड़ा लंबा लंबा फैला वाला एरिया है, उससे एक हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है तो वो बट, और पूरा यदि एरिया है तो वो मीसा कहलाता है। ये पिक्चर में यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये इसका मान के चलो एक हिस्सा था, बड़े हिस्से से ये छोटा टुकड़ा टूटा और इससे भी टूट करके एक छोटा टुकड़ा यदि अलग हो गया तो वो हो गया बट, और ये हो गया मीसा, और ये पूरा पूरा हो गया आपका प्लेटू। तो ये वाली संरचना यहाँ पर देखने को हमको मिलती है। पहली न्यूज़ हम द हिंदू की देखेंगे डीलिमिटेशन से रिलेटेड। डीलिमिटेशन का मतलब होता है आप लिमिट या फिर बाउंड्री फिक्स कर दे रहे हैं किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, जैसे कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है। इन ए कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। इससे हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन में किस प्रकार का चेंजेस आया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक प्रकार से जब भी कोई नया राज्य बनता है, उसका गठन होता है, तो उसका डीलिमिटेशन या फिर परिसीमन किया जाता, ताकि पार्टिकुलर एरिया में कितने लोग खड़े होंगे, इस एक सीट के लिए कितना एरिया डिसाइडेड होने वाला है, ये सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती हैं। कितने क्षेत्रों में उसको बांटा जाएगा। तो डीलिमिटेशन आखिर करते क्यों हैं? डीलिमिटेशन करते हैं ताकि प्रोवाइड किया जा सके इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि एकदम बराबर क्षेत्रों में हम किसी राज्य को बांटते हैं ताकि हर एक जगह से एक आदमी चुनाव लड़ सके या फिर खड़ा हो सके। फेयर डिवीज़न ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज सो दैट वन पॉलिटिकल पार्टी डजंट हैव एडवांटेज ओवर अदर इन एन इलेक्शन। इसमें क्या है, फेयर डिवीज़न किया जाता है जियोग्राफिकल एरिया का, जिससे कोई एक पार्टी ही फ़ायदा नहीं उठा पाती है। टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू। इसमें एक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो किया जाता है, वन वोट वन वैल्यू। तो डीलिमिटेशन को कैरी आउट कैसे करके किया जाता है, कैसे करके सरकार ये निर्धारित करती है। तो आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनेक्ट्स ए डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। देखिए, जब भी कभी सेंसस होती है, जनगणना होती है, उस टाइम में पार्लियामेंट इनेक्ट करता है आर्टिकल 82। इसी के माध्यम से डीलिमिटेशन किया जाता है। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स also get divided into territorial constituency as per delimitation act after every census। हर बार जब भी जनगणना होगी तो राज्य को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाएगा। स्टेट्स आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब एक
उसको विधानसभा क्षेत्रों में या फिर सीटों में डिवाइड कर दिया जाता है, कितने एरिया में एक आदमी खड़ा होने वाला है। वंस द एक्ट इज इन फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट स्टेप्स अप ए डीलिमिटेशन कमीशन। तो जब से ये कहना चाहिए काम में आया है, यूनियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया है डीलिमिटेशन कमीशन को। द फर्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज कैरी आउट बाय प्रेसिडेंट। पहली बार डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को कैरी आउट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा विथ हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन इन 1950-51। द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1952। और ये कब से चालू हो गया था? 1952 में एक आयोग बनाया गया था, परिसीमन आयोग, इसने अपना काम चालू कर दिया था। डीलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन सेटअप फॉर, अभी तक 4 बार इसको सेटअप किया गया है, 52, 63, 73 और 2002 अंडर द एक्ट्स ऑफ 1952, 1962, 1972 एंड 2002। और बताया जा रहा है देयर इज़ नो डीलिमिटेशन आफ्टर 1981 एंड 1991 सेंसस। लेकिन 1981 और 1991 में जब सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, तो उस टाइम में डीलिमिटेशन प्रोसेस नहीं अपनाई गई थी। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में कुछ जानकारी है। डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कमीशन काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से, सहयोग से। कंपोजिशन की बात करें, इसमें कौन कौन रहते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें शामिल होते हैं। फंक्शंस की बात करें, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये डिटरमाइन करेगी, बताएगी कि कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक रहेगी। टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी नियरली इक्वल, इससे जितनी भी सीटें हम निर्धारित कर रहे हैं वो एरिया एकदम बराबर हो जाएगा। टू आइडेंटिफाई सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, कौन सी सीट, कौन सा एरिया एससी के लिए रिजर्व है, कौन सा एसटी के लिए रिजर्व है, ये भी निर्धारित करता है परिसीमन आयोग। वेयर एवर देयर पॉपुलेशन इज़ रिलेटिवली लार्ज, जहाँ पर भी इनकी संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पर उनको रिजर्व करने का काम परिसीमन आयोग करता है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अब जहाँ पर अलग अलग मत है लोगों के, एमंग मेंबर ऑफ द कमीशन, मेंबर ऑफ कमीशन के यदि मत अलग अलग हैं, द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी प्रीवेल्स, इसमें जो भी मेजॉरिटी में डिसीजन आएगा उसको ही माना जाएगा। डीलिमिटेशन कमीशन इंडिया में एक हाई पावर बॉडी मानी जाती है, हुज ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसको आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं किसी भी कोर्ट में। डीलिमिटेशन से संबंधित कुछ समस्याएं बताई जाती हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको ज़्यादा सीटें दी गई हैं। लेकिन वहीं साउथ की बात करें तो साउथ में कुछ राज्यों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए और वहाँ की पॉपुलेशन में कंट्रोल देखने को मिला है। तो इस हिसाब से उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, और बल्कि वहाँ की जो सीटें हैं, वहाँ से जितने विधायक खड़े होते थे या फिर सांसद खड़े होते थे, उसको कम कर दिया गया है। 2008 में डीलिमिटेशन किया गया बेस्ड ऑन 2001 सेंसस, बट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबलीज एंड पार्लियामेंट डिसाइडेड एज पर 1971 सेंसस वाट नॉट चेंज। 1971 की सेंसस के हिसाब से पार्लियामेंट और असेंबली में जो सीटें थी उसको आपने डिसाइड किए, जबकि डीलिमिटेशन 2008 में 2001 की जनगणना के हिसाब से किया गया था। न्यूज़ में बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने डीलिमिटेशन की प्रोसेस चल रही जम्मू और कश्मीर में, तो उसमें स्टे लगाने से मना कर दिया है। फिर भी कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को कि आप फाइल करिए एफिडेविट ऑन द एक्सरसाइज के ऊपर आपको
एक एफिडेविट कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, आपने 2 साल क्यों लगा दिए डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए? आर यू चैलेंजिंग द रिपोर्ट या फिर और द फॉर्मेशन ऑफ कमीशन? क्या आप कमीशन के गठन को चैलेंज कर रहे हो या फिर आप रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हो? तो इसके लिए आपने 2 साल कैसे लगा दिए? यू हैव कम आफ्टर द रिपोर्ट हैज़ बीन फाइल्ड। आप उस टाइम आ रहे हो जब रिपोर्ट को फाइल किया जा चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद कंटिन्यू न्यूज़ में है। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि हम इस पर विचार करेंगे। देखिए, ज्ञानवापी केस में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था काफ़ी टाइम पहले। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस टाइम में इस प्रकार के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। ठीक है, मस्जिद को गिरा दिए, तोड़ दिए, मंदिर बना दिए, मंदिर में हमला कर दिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हिंदू मुस्लिमों के बीच होते रहती थी। तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि 1947 के पहले जितनी भी जो इमारतें हैं वो जैसी की वैसी ही रहेंगे, उनमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें एक अपवाद था, राम जन्मभूमि वाला केस, जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें सरकार ने छूट दे दी थी। अब छूट इसलिए दी थी क्योंकि ये जो केस है वो झगड़ा आज़ादी के पहले से ही चला आ रहा था, इसलिए उसको अपवाद को नहीं माना गया था, उसमें ये लागू नहीं हो रहा था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच विवाद का केस एक कानून से कमज़ोर पड़ सकता है। ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि आज़ादी के समय यानी कि 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता या फिर बदलाव नहीं कर सकते। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में ये कानून लागू नहीं होता क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था और उसके हिस्से आज भी मौजूद हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई भी फैसला लेने की मनाही है। मंदिर और मस्जिद दोनों को लेकर के इतिहासकारों में कई सारे मत हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं शताब्दी में जौनपुर के सरकी सुल्तानों ने बनवाया था। इसके लिए उन्होंने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, उसके बाद उसके ऊपर मस्जिद बनवाया। लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। न तो सरकी सुल्तानों की ओर से कराए गए किसी निर्माण के कोई साक्ष्य मिले हैं और न ही उनके दौर में मंदिर तोड़ने के साक्ष्य मिले। जहाँ तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है तो इसका श्रेय अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है। उन्होंने 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से इसका निर्माण करवाया था। एक और न्यूज़ देखने वाले हैं दिल्ली से। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च की है न्यू फिल्म पॉलिसी को, एमिंग टू मेक दिल्ली ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर फिल्म प्रोडक्शन एंड प्रमोट टूरिज्म। दिल्ली की सरकार चाहती है कि दिल्ली एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बने, इसके अलावा ताकि यहाँ पर फिल्म का प्रोडक्शन हो सके और प्रमोशन हो सके टूरिज्म का। द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे लॉन्च द दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022। दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया है। इस पॉलिसी को लाने से मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आना है दिल्ली में इन दिल्ली अलॉन्ग विद अट्रैक्टिंग टूरिज्म टू द कैपिटल। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। पॉलिसी में क्या शामिल है? इसमें शामिल है 30 करोड़ का फंड। इस फंड से सपोर्ट किया जाएगा प्रोड्यूसर को, सब्सिडाइज किया जाएगा अप टू 3 करोड़ फॉर फिल्म मेकर। इसके अलावा प्रोवाइड किया जाएगा फिल्म कार्ड टू अवेल ऑफ डिस्काउंट ऑन हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड होस्टिंग एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एवरी ईयर। तो 3 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे फिल्म मेकर को। इसके अलावा एक फिल्म कार्ड दिया जाएगा ताकि आपको कुछ जो सर्विस है उसमें
डिस्काउंट मिल सके। हॉस्पिटैलिटी जो सर्विस है उसमें आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा जो होस्टिंग किए जाएंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एवरी ईयर एमंग अदर फीचर्स। यहाँ पर सिंगल विंडो ई फिल्म क्लियरेंस का प्रावधान किया गया है, जो कि प्रोवाइड करेगा फिल्म मेकर को सभी प्रकार की क्लियरेंस फॉर फिल्म शूटिंग फ्रॉम अप टू 25 एजेंसीज। ठीक है, तो पूरी जो 25 एजेंसीज हैं उनका एक ही झटके में क्लियरेंस फिल्म मेकर को मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इन ओनली 15 डेज। 15 दिन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, वो भी डिपेंड करता है उसकी लोकेशन को लेकर के। श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, और हाल ही में ये एक न्यूज़ आई है कि इंडिया ने डिसीजन लिया है 65,000 मीट्रिक टन ऑफ यूरिया जो कि रिक्वायर्ड है श्रीलंका के लिए करंट याला कल्टीवेशन सीजन के लिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं। श्रीलंका हैज़ रिसीव्ड एश्योरेंस फ्रॉम इंडियन ऑफिशियल। ये एश्योरेंस उनको इंडियन अधिकारियों से मिला है कि आपको हम यूरिया एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं रेलवे से। दिव्यांगजन ओनली इन हिंदी, ऐसा कहना है इंडियन रेलवे का। तो इंडियन रेलवे अब विकलांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन का यूज़ करेगी केवल हिंदी में। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ टू बी यूज्ड। ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इसका यूज़ किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल कन्फाइन द यूसेज ऑफ दिव्यांगजन टू हिंदी एंड रिप्लेस द टर्म। किस टर्म को रिप्लेस करने वाली है? विथ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो नरेंद्र मोदी के सजेशन पर यह काम किया गया है। द वर्ड विकलांग वाज रिप्लेस्ड विथ दिव्यांग। ठीक है, विकलांग की जगह में दिव्यांग वर्ड यूज़ किया जाएगा, जिसका मतलब होता है डिवाइन बॉडी, दिव्य शरीर, टू रिफ़र टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन 2016। उस टाइम में ये बात बताती थी ऐसे व्यक्ति को जो डिसेबल है। 2016 में ये बात कही गई थी। रेलवे में सभी जगह इस वर्ड का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि यदि कम्युनिकेशन हो रहा है लोगों के बीच में, साइनेज हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, वहाँ पर भी दिव्यांगजन का यूज़ किया जाएगा। यहाँ तक कि जो टिकट रिजर्वेशन पोर्टल है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये भी इंट्रोड्यूस करेगा दिव्यांग एज द ऑप्शन टू अवेल रेल ट्रैवल कंसेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पैसेंजर। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि कई सारे लोग तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए तमिलनाडु की तरफ से, ठीक है, सेंथिल कुमार धर्मपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन तमिलनाडु कॉल्ड फॉर रिप्लेसिंग दिव्यांगजन विथ एन इंग्लिश रेफरेंस। उन्होंने कहा कि आप दिव्यांगजन को इंग्लिश रेफरेंस दीजिए, सिंस इट वाज नॉट अंडरस्टूड बाय मैनी रेल यूज़र्स पार्टिकुलरली इन साउदर्न इंडिया, क्योंकि साउथ वाले इंडिया में लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप इंग्लिश को ही रखिए। बीइंग एन MP इवन आई डू नॉट नो व्हाट इट मीन्स। मैं MP हूँ, उनका कहना है मैं इसका मतलब नहीं समझता। व्हेन एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश इन द IRCTC रिजर्वेशन पोर्टल की हम बात कर रहे हैं, वाई हैव दिस टर्मिनोलॉजी विच आई एम टोल्ड इज़ ए हिंदी वर्ड derived फ्रॉम संस्कृत। It would make it difficult for a common man who doesn't know Hindi to understand the meaning and avail the benefit extended to differently abled passenger। अगली न्यूज़ हमारी है संघाई कोऑपरेशन से रिलेटेड। तो ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं इस नक्शे में, नीला कलर पूरा बताता है इसके मेंबर स्टेट के बारे में। इसमें इंडिया भी शामिल है, रशिया शामिल है, ठीक है, चाइना शामिल है, और भी बहुत सारी कंट्री यहाँ पर शामिल, जिनके नाम आप देख लीजिए। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये मेंबर स्टेट हैं।
ऑब्जर्वर स्टेट को ग्रीन कलर से दर्शाया गया, जैसे कि एकदम सेंटर में पड़ रहा मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में। डायलॉग पार्टनर के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। गेस्ट अटेंडीज़ में कौन कौन आ जाते हैं? आसियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS और यूनाइटेड नेशंस। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको क्रिएट किया गया था 15 जून 2001 को संघाई, चाइना में। द फाउंडिंग मेंबर आर, उस टाइम में जब इसको स्थापित किया गया था उस समय कौन कौन से सदस्य देश थे उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब कि कजाकिस्तान चाइना था उस टाइम में। किर्गिज रिपब्लिक था, किर्गिस्तान। द रशियन फेडरेशन, रसिया था उस टाइम में। इसके अलावा ताजिकिस्तान था और था उज़्बेकिस्तान 6वें नंबर पे। ये 6 देश ने मिलकर के इस संगठन का निर्माण किया था। कब की डेट बताई गई है एक बार फिर से हम देख लेते हैं, 15 जून 2001, ठीक है, संघाई में इसकी स्थापना की गई थी। इट वाज प्रीसीडेड बाय संघाई 5 मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसने क्या है, उत्तराधिकार लिया। इससे पहले क्या था? इससे पहले चलता था संघाई 5 मैकेनिज्म 1996, जिसको फॉर्म किया गया था लीडर्स ऑफ चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के माध्यम से। 2, 4 और इसमें 5 कंट्री शामिल थी। – 2017 में मीटिंग हुई थी हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की, SCO की 2017 में। कहाँ पर? आस्ताना में। यहीं से हमको स्टेटस मिला था फुल मेंबर का, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। इसके प्रमुख गोल बताए जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस एमंग द मेंबर स्टेट, प्रमोट करना देयर इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर एज वेल एज इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर एरियाज, making joint effort to maintain and ensure peace, security and stability in the region, moving toward the establishment of a democratic, fair and rational new international political and economic order। यहाँ पर सबसे बड़ी बॉडी होती है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, HSC जिसको हम बोलते हैं, इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन SCO। इसकी मीटिंग होती है वंस ए ईयर, साल में एक बार, एंड एडॉप्ट डिसीजन एंड गाइडलाइन ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है जितने भी गाइडलाइन है, इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको। एक देखा है हमने HSC, जिसको हेड ऑफ स्टेट काउंसिल कह रहे हैं। इसके अलावा भी होता है गवर्नमेंट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। इसकी मीटिंग भी साल में एक बार ही होती है, टू डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीलेटरल कोऑपरेशन स्ट्रेटजी। इसके अलावा प्रायोरिटी एरिया, टू रिजॉल्व करेंट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड अदर कोऑपरेशन इशूज़, एंड आल्सो टू अप्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस एनुअल बजट। एनुअल बजट कैसे करके इम्प्रूव करना है, इकोनॉमी को कैसे करके बढ़ावा देना है, ये सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं। SCO की ऑफिशियल लैंग्वेज है रसिया और चाइनीज़। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 2 परमानेंट बॉडी। इसकी 2 परमानेंट बॉडी बताई जाती हैं। पहला है द SCO सेक्रेटरीट, ये है बेस्ड बीजिंग में स्थित है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेड्स, ये स्थित है ताशकेंत में। इस बार SCO का आयोजन दिल्ली में किया जाना है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है।
काउंटर टेररिज्म टीम फ्रॉम रसिया, चाइना और पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये इकट्ठी होने वाली है दिल्ली में ऑन द वीकेंड अहीड ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर SCO रेड्स, ठीक है, की बैठक होने वाली है। 16 से 19 की डेट रखी गई है, दिल्ली इसका आयोजन करेगा। उसी के पहले ये सारे लोग आने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। These are the first such official discussion to be held in India since the standoff along with LAC। इस प्रकार का जो डिस्कशन वो पहली बार किया जाएगा LAC में लड़ाई होने के बाद से इंडिया और चाइना के बीच में। SCO समिट, इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू होस्ट द SCO समिट इन 2023। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 SCO की जो बैठक है उसकी समिट की बैठक इंडिया में होने वाली है। विच वुड सी लीडर्स ऑफ द 8 मेंबर ग्रुपिंग, 8 देशों का ये ग्रुप है, उनके नाम है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब यहाँ पर मानेसर एंटी टेरर 2022 अक्टूबर के महीने में जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइजेस जिसका नाम रखा गया मानेसर एंटी टेरर 2022 विल बी हेल्ड ऑन द NSG ट्रेनिंग कैंपस इन मानेसर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द दिल्ली का जो आउटस्कर्ट वाला एरिया है, आउटर पार्ट वाला एरिया, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। एंड विल बी फॉलोड बाई अनदर जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन ऑफ SCO मेंबर स्टेट्स जिसका नाम है फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022। एक और ऑपरेशन किया जाएगा, फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 नाम रखा गया है। ये कजाकिस्तान लेटर दिस ईयर, इस साल के बाद में इसका आयोजन किया जाएगा।